हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी क्राम सर में, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 करा दिया था, वो उसका पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है। जहां पर हमने उसको छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम था डू यू विल बी माई फ्रेंड, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको मिले पूरे 5 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था विल यू बी माई फ्रेंड का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से पूछ रहा है। आप किसी भी एक एलिमेंट को सोच लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो दूसरे एलिमेंट से पूछ रहा है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। विल यू बी माई फ्रेंड। जैसे मान लीजिए सोडियम पूछ रहा है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों की अगर दोस्ती हो जाएगी तो दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। जैसे कि मुझे याद है मेरे स्कूल में हम 4 लोगों के ग्रुप था, हम 4 दोस्त थे जिन्हें पूरा स्कूल एक ही नाम से जानता था, इकराम फैमिली। मतलब मेरे नाम को दिया हुआ था हमारे पूरे ग्रुप का नाम इकराम फैमिली। सेम यहां पर होगा विल यू बी माई फ्रेंड में, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तो अगर 2 दोस्त आपस में मिलेंगे तो भाई नया कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे होगी इनकी दोस्ती जिसमें होगी दोनों की जरूरत पूरी। अब मैं ये टेबल बता रहा था आपको, तो ये टेबल आप लोग देखेंगे जो कि है 4.3 सम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन, जिसमें सबसे पहले क्लोरीन है। हेलो जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरो और ब्रोमो है, क्लोरीन और ब्रोमीन इसका फॉर्मूला होगा। ऑक्सीजन का अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा हाइड्रोक्साइड। और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या करता है, ये करता है रिप्लेसमेंट। ये किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद से जुड़ जाएगा। कैसे, चलिए वो हम कर लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में। देखिए होमो मीन्स होता है सेम। तो इस सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज में CH2 का डिफरेंस होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं अब भी बता रहा हूं। जो टेबल हमने बोली थी उस टेबल को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। 4.2 CH4 से शुरू होता है ये। अब देखिए पूरी सीरीज में CH2 का डिफरेंस आएगा। C2H6, C3, C4, C5, C6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। देखिए यहां से यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है, यहां से यहां भी CH2 का डिफरेंस है, यहां से यहां भी CH2 का डिफरेंस है, यहां भी CH2, यहां भी CH2। दिस इज द होमोलोगस सीरीज। ये समजातीय श्रेणी है क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। अब जो 4.3 वाली टेबल है उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के साथ ऐड होगा तो वो एक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसका एक अलग नाम रखा जाएगा या फिर उसका वो नाम ऐड हो जाएगा। जैसे इस टेबल में दिया हुआ है सबसे पहले जो हेलोजन है वो है क्लोरो और ब्रोमो। तो देखिए यहां पर क्या हुआ,
यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन के साथ तो बन गया क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो उसका नाम जुड़ेगा क्लोरो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन ने तो नाम जुड़ेगा ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि C3H8 जो होता है वो क्या होता है, देखते हैं। ये रहा C3H8 होता है प्रोपेन, तो यहां पर जो हाइड्रोजन था उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। सेम देखिए अब एल्कोहल में जो जुड़ता है, नाम में जो जुड़ता है वो ओल जुड़ता है तो हो जाएगा प्रोपेन से प्रोपेनॉल। यहां पर देखिए हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्साइड जुड़ गया। एल्डिहाइड में अल, तो यहां पर देखिए अब अल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये वाला पूरा सफिक्स इसके साथ एड डाउन होगा, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आता है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है और जो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की वो 2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो यहां पर एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। कीटोन में ओन जुड़ता है तो यहां पर ये ओन का देखिए सफिक्स जुड़ गया, ये रहा, दिखाता हूं आपको, कीटोन, ये रहा इसका सफिक्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये यहां दिखाई देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिखाई दे रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, उस टेबल की हेल्प से ही हम कर पाएंगे। देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमें वहां दिखना चाहिए। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कह रहा है, तो आइए बोर्ड पे करेंगे इसको। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंपल है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो होते हैं एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो होते हैं एल्काइन। एल्कीन्स और एल्काइंस दिखाई कैसा देता है, देखिए डबल बॉन्ड दिखाई देगा, ये हो गया हाइड्रोजन, ये और ये, ठीक है, तो डबल बॉन्ड एल्कीन होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन बचा, इसके चारों हो गए। मैंने बोला था कि आपको यही ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए, 1 2 3 4, 3 और 4 यहां लिखा हुआ है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाई है वो सूटेबल है या नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर हो जाता है नोमेनक्लेचर खत्म। आपने देखा कि किस तरीके से नाम जुड़ा। मैं एक बार क्लोरोप्रोपेन फिर से दिखा रहा हूं। प्रोपेन होता है C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। अब अगर इसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्लोरीन का जो सफिक्स है वो क्लोरो है और फंक्शनल ग्रुप जो है वो Cl है, तो वो कैसे जुड़ेगा, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है, और ये हो गया इसके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। अब क्लोरीन का जो सफिक्स था टेबल के अकॉर्डिंग वो था क्लोरो, और जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था, वो था Cl। तो ये तो जुड़ गया फंक्शनल ग्रुप, ये इसका सफिक्स नाम हो गया, सफिक्स इसमें जुड़ जाएगा क्लोरोप्रोपेन। बस दिस इज द नोमेनक्लेचर। यार नाम रखने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं कि किस दिन पैदा हुआ है, कौन कौन सी राशि है, क्या है, तो उसी तरीके से इसमें होता है कंबस्शन। चैप्टर नंबर 1 में भी आप लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक वही है कंबस्शन। चलिए देखते हैं।
जिन बच्चों को लगता हो कि मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ाता हूं, वो बच्चे वीडियो को स्लो कर सकते हैं, उसको 0.75 पर कर देखें तो उन्हें काफी इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंबस्शन, हिंदी में बोलते हैं दहन। बहुत आसान है भाई, कार्बन को आप जला रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या निकलेगा, हीट एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 ये कौन से केमिकल रिएक्शन है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जिसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द कंबस्शन। और भी 3 केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगला वो कार्बन की एक प्रॉपर्टी यहां बता रहा है, तो वो बता देता हूं। कार्बन इन ऑल इट्स हेटेरोट्रोप्स फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. These are the oxidation reaction that you learned about in the first chapter. मैंने जैसे बताया कि पहले चैप्टर में हम लोग ये पढ़कर आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन भी हमने वहां पर पढ़ा था। एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था और रिडक्शन भी पढ़ा था। Oxidation CH3 CH2OH gives in the presence of potassium magnate KMnO4 K2 Cr2O7 बना क्या CH3COOH। यहां पर देखिए कितना ऑक्सीजन है 1, यहां कितने ऑक्सीजन हो गए 2, तो ऑक्सीजन की क्या हुआ एडिशन। दैट्स मींस आसान भाषा में बोले तो बेनिफिट। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन मतलब बेनिफिट, ऑक्सीडेशन इसको तोड़ लेते हैं, काम करते हैं, इस वर्ड को तोड़ते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डशन मतलब एडिशन। क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, जैसे कि यहां हुआ 1 से 2, तो 1 + 1 हो गया ना ऑक्सीजन का एडिशन। दिस इज द ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाएगा इस वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल कह रहा है, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हमें पता है कि इथेनॉल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। इसका कॉमनली नाम होता है अल्कोहल, है ना, जो ड्रिंक्स में काम आता है। बिल्कुल सही। रिएक्शन क्या है, इथेनॉल की केमिकल रिएक्शन क्या है, ये जितने भी थ्योरेटिकल चीजें मैं बता रहा होता हूं ना उसको नोट करते रहे हाथों हाथ। तो जिससे जितना अच्छा नोट करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको नोट्स रेडी हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें वीडियोस को। तो Na 2 CH3 CH2OH gives 2 CH3 CH2O Na plus H2 सोडियम एथोक्साइड। ये रहा सोडियम और ये एथोक्साइड के साथ मिलकर बनेगा, यह है इथेनॉल की केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है इससे बनता है एस्टर। एक केमिकल रिएक्शन और इथेनॉइक एसिड की देख लेते हैं। वैसे इसमें जो है ना, इसका जो प्रॉपर्टी है वो यूज कहां होता है, वो कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये इथेनॉइक एसिड है, क्या बनाएगा एस्टर। एस्टर का यूज कहां होता है,
आर्टिफिशियल स्वीटनर में देखिए, अभी देखते हैं। हाँ, पहली चीज तो ये एस्टरिफिकेशन केमिकल रिएक्शन एग्जाम में देखने के लिए आती है, तो वो ये है CH3COOH CH3CH2OH जो कि एथेनोइक एसिड है, बनाता है एस्टर। तो कई बार एग्जाम में देखने के लिए आ जाती है। और देखिए आप लोग, इसमें शायद कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन भी है ये, तो उसको याद रखिए। एक ही रिएक्शन से आपके काफी सारे काम हो सकते हैं। Esterification ester are most commonly formed by reaction of acid and an alcohol ethanoic acid. Ester are sweet smelling substance. These are used in making perfume and as flavoring agent. मतलब आप लोग जो टॉफी खाते हैं ना स्ट्रॉबेरी वाली, और आपको लगता है कि वाह भाई मजा आ गया, स्ट्रॉबेरी की टॉफी है। दिस इज नॉट द स्ट्रॉबेरी, वो एस्टर है, एस्टरिफिकेशन के थ्रू बनता है। दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, मीठा भी कर देता है और फ्लेवर भी वही फ्लेवर लाएगा जो फ्लेवर आपको लगता है। आपको क्या लगता है जितने भी परफ्यूम्स बनते हैं उसमें नेचुरली फ्लावर्स को ऐड किया जाता है या उनकी फ्रेग्रेंसेस को यूज किया जाता है? नहीं, एस्टर का यूज होता है। जो भी स्मेल आप चाहेंगे वो क्रिएट आप उससे कर सकते हैं परफ्यूम्स और ड्यूज में। सोप एंड डिटर्जेंट बहुत आसान है। इसमें होता है कि जितने भी मेल होते हैं वो सभी तेल लिए, देखिए जो कपड़े जो हमारे गंदे होते हैं उसमें जो मेल होता है, गंदगी होती है, वो सिर्फ दो तरह की होती है। हमारे क्लोथ्स में, कपड़ों में दो तरह की गंदगी होती है। एक गंदगी होती है जो डस्ट होती है, एक गंदगी होती है जो ऑयल होती है, ऑयल। डस्ट वाली गंदगी के लिए हमें साबुन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ सकती है, या साबुन से भी साफ हो सकता है वो सर्फ से थोड़े बहुत, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, अगर टेबल पर या किसी चीज पर डस्ट आ जाती है तो बस कपड़ा मारते हैं, साफ हो जाता है। सेम तो इसमें लिख लेते हैं, बस नो यूज होता है डिटर्जेंट का। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है वो ऑयली के लिए पड़ती है, और ये हमारे कपड़ों में दो जगह होता है। एक तो हमारे कॉलर पर, दूसरा हमारे कफ पर, यानी कि यहां और यहां। क्यों? यहां पर ज्यादा ऑयली होता है और ये भी ज्यादा, तो ये गंदा हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए घर वाले क्या करते हैं, मम्मी उठाती है ब्रश और ले पूरा रगड़ डालती है, चाहे कॉलर का कलर ही चेंज क्यों ना हो जाए। तो वो ऑयली होता है। अब वो दिखाई कैसे देता है, देखो इस तरीके से ऑयली एक बूंद बनी हुई है आपकी बुक में, आप लोग देख लेना 4.12 ये है, ठीक है। और ये तो था भैया मेल। अब क्या हुआ, इस ऑयली मेल था, इसमें हमने डाल दिया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट ने क्या किया, इसको चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। इसको घेर लिया, पकड़ लिया पूरे मेल को। अब हमने क्या किया, उठाया ब्रश भट। अब जैसे हमने ब्रश को उठाया तो हमने निकाला सरफ बाहर। आपको क्या लगता है, आप देखिएगा जब मम्मी कपड़े धो रही होती हैं, पहले तो उनका टारगेट होता है कपड़ों में से मेल निकालना, लेकिन जैसे ही उसमें डिटर्जेंट ऐड हो जाता है तो वो मेल को भूल जाती है। फिर तो वो बस कहती है कि अरे कपड़ों में अभी सर्फ रह गया, पानी में निकालो, उसमें निकालो, पटको, धो, ये करो। फिर उनका टारगेट हो जाता है कि बस सर्फ बाहर निकालना है। तो जब सर्फ बाहर निकलता है तो उसी के साथ मेल भी बाहर निकल जाता है। सेम नहाने के टाइम पर करते हैं ना, हमें मेल साफ करना होता है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम सोप लगाते हैं। सोप लगा दिया, साबुन लगाने के बाद फिर मेल को सब भूल जाते हैं, सब साबुन धोने में लग जाते हैं। क्यों? साबुन के साथ ही आपका मेल भी बाहर आ जाएगा। ये इसके सेंटर में है, ये भी बाहर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर ये डिलीट नहीं होता है तो चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर मस्त तरीके से हमने इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है 5 नंबर के लिए। 1 2 3 4 5 पांचों चैप्टर के 5 नंबर है। बोले तो शुरू के 5 चैप्टर केमिस्ट्री है, 25 नंबर की है, तो 5 नंबर ईच चैप्टर के हैं।
जरूर पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। अगर चैप्टर नंबर 5 डिलीटेड भी है, आई थिंक अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं कराऊंगा, क्योंकि वीडियोस तो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेंगी। तो जिसके लिए जो जरूरी है वो उस चैप्टर को करे। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आया है, क्लियर हो गया है एक एक कंसेप्ट, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 4 ना? अरे यार 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो है। अरे वाह, 4 खत्म हो गया। तो चैप्टर नंबर 5 और हमारी केमिस्ट्री हो जाएगी खत्म, फिर शुरू होगी बायोलॉजी। मैं कोशिश करूंगा प्लेलिस्ट में एक अलग से पूरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन डाल दूं और बायो वाला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।